बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स फॉर क्लास 10। चैप्टर है उनका चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर का नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो फाइनली आज हमारे तमाम न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे, आपको इन सब की प्लेलिस्टें भी मिल जाएंगी। और सबसे पहले हम अपने न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसके नॉन न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, हमारे पास है नॉन न्यूमेरिकल। ठीक है, ये देखिए 9 न्यूमेरिकल है, लेकिन ये जो 8वां न्यूमेरिकल है ना आपका, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये 8वां न्यूमेरिकल हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये पेपर में भी नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि ये जो न्यूमेरिकल है ना, इसका आंसर उसने खुद ही नीचे दिया हुआ है। ये जो उसने आंसर लिखा है यही इस न्यूमेरिकल का आंसर है, तो हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद ही आंसर भी दिया हुआ है। तो आप इसको एक बार पढ़ के और फिर ये आंसर पढ़ लें तो क्लियर हो जाएगा। वैसे ये ज़रूरी भी नहीं है करना। तो हम ये 8वें न्यूमेरिकल के अलावा बाकी जितने भी न्यूमेरिकल हैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये आपके सामने आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज 7.3 सेकेंड। कि नाइट्रोजन की हाफ लाइफ कितनी है? 7.3 सेकेंड है। नेक्स्ट वो कहता है अ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लियाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व फॉर 29.2 सेकेंड। कि आपने नाइट्रोजन के सैंपल को 29.2 सेकेंड के लिए ऑब्जर्व किया, यानी कि देखा, उसको मुशाहदा किया उसका। नेक्स्ट वो कहता है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। कि इतने टाइम के बाद जितने एटम्स बाकी रह जाएंगे बताएं कितने रह जाएंगे। वो ये पूछता है कि इतना टाइम गुजरने के बाद कितने एटम बाकी रह जाएंगे, ये आपने बताना है। तो एक बार इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ये मेरे पास फ़र्ज करें इसके अंदर मेरे पास सैंपल पड़ा हुआ है नाइट्रोजन का। ये नाइट्रोजन पड़ी हुई है, इस नाइट्रोजन की उसने मुझे क्या दी हुई है? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ है मेरे पास 7.3 सेकेंड। मैंने इस नाइट्रोजन को कितनी देर के लिए देखा? मैंने जो इसको देखा टोटल टाइम मैंने उसे 29.2 सेकेंड तक मैं उसे देखता रहा। देखिए हाफ लाइफ है 7.3 सेकेंड। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वो टाइम जिसमें एटम्स टूट जाते हैं, आधे एटम्स टूट जाते हैं। तो 7.3 सेकेंड के अंदर अंदर आधे एटम टूट के नए एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने उसे कितनी देर देखा? 29.2 सेकेंड तक। तो इतने टाइम तक तो काफ़ी ज़्यादा एटम टूट चुके होंगे। तो हमने यही बताना है कि कितने टूटे होंगे। क्लियर हुआ कि कितने एटम्स हैं जो इतने टाइम तक टूट चुके होंगे। तो अब अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं। नंबर 1 पे उसने मुझे दी हुई थी उसकी हाफ लाइफ, और वो थी 7.3 सेकेंड। नेक्स्ट उसने मुझे दे दिया टोटल टाइम की, कितने टाइम के लिए हमने उसको क्या किया? ऑब्जर्व किया। वो ये जो सैंपल है कितनी देर के लिए हमने रख लिया, वो था मेरे पास 29.2 सेकेंड। इतने सेकंड के लिए हमने सैंपल को रखा। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है कि इतना टाइम गुजरने के बाद कितने एटम बाकी रह जाएंगे। तो मैंने मालूम करना है नंबर ऑफ एटम्स, उसे एन कह दिया, ये मैंने मालूम करना है। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। जैसा कि हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू n नोट ओवर 2 की पावर t। ये वो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है, यानी कि हाफ लाइफ पे गुजरने के बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद कितने एटम बाकी रह जाएंगे, इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में देखिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये टी क्या चीज़ है। टी हमारे पास होती है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, ठीक है, कि कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं। तो ये तो मुझे पता ही नहीं है हाफ लाइफ कितनी गुजरी हैं। ठीक है, तो मैं पहले ये चेक करूंगा कि 29.2 सेकेंड के अंदर अंदर हाफ लाइफ कितनी गुजरी होंगी। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजरी हैं तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं जी हाफ लाइफ कितनी गुजरी होंगी इतने टाइम के बाद। देखिए ना, एक हाफ लाइफ 7.3 सेकेंड है, तो 29.2 सेकेंड के अंदर तो काफ़ी हाफ लाइफ गुजरी होंगी, है ना। तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली गुजरी कितनी होंगी। तो उसके लिए मैं अपना ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा कि जो टोटल टाइम होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है? हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई जितना एक हाफ लाइफ का टाइम है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर आप देखिए टोटल टाइम कितना है मेरे पास, टोटल है 29.2 सेकेंड। तो इसकी जगह आ जाएगा 29.2 सेकेंड।
बराबर नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें नहीं पता, वो इधर ही रहेगा। और एक हाफ लाइफ का क्या टाइम था, एक हाफ लाइफ थी मेरी 7.3, तो एक हाफ लाइफ आ गई मेरी यहाँ पर 7.3। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 29.2 डिवाइडेड बाय 7.3 इज इक्वल टू टाइम आ गया। और अब इन दोनों को आप डिवाइड करें, डिवाइड करके आपके पास आएगा 4, ठीक है। अब इस 4 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 29.2 सेकंड के अंदर अंदर 4 हाफ लाइफें गुजरेंगी, ठीक है। इतने टाइम के अंदर अंदर कितनी हाफ लाइफें गुजरी होंगी, 4 हाफ लाइफें गुजरी होंगी। तो अब मुझे पता चल गया कि इतने टाइम में हाफ लाइफें कितनी गुजरी हैं, तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला इजीली यूज़ कर सकता हूँ। करता हूँ मैं वैल्यूज पुट कि नंबर ऑफ एटम जो बाकी रह गया वो मालूम करने का तरीका यह है कि जितने स्टार्टिंग पर नंबर ऑफ एटम्स थे n नोट, उसको डिवाइड कर दो 2 की पावर t के साथ। t था नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें पता है अब कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे आ गया 4, n इज इक्वल टू n नोट डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 होता है 16, तो यहाँ पे आ गया 16। अब यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप देखें ये आपको बता क्या रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि शुरू में जितने भी थे आपके पास नंबर ऑफ एटम, शुरू में n थे ना, उसने बताया तो नहीं है ना हमें शुरू में कितने थे, पूरी स्टेटमेंट में कहीं पर उसने ये नहीं बताया कि स्टार्टिंग पर कितने थे, तो इसलिए मैंने n नोट को n नोट ही रहने दिया, उसकी वैल्यू थी नहीं हमारे पास तो वो वैसे रहा। लेकिन ये हमें बता क्या रहा है, वो ये बता रहा है ये चीज़ कि जो शुरू में नंबर ऑफ एटम थे ना, अब क्या हो गया, उसका 16वां हिस्सा बाकी रह गया, ठीक है। तो 29.2 सेकंड के बाद कितने एटम बाकी रह गए, जितने भी थे शुरू में उसका 16वां हिस्सा बाकी रह गया, ठीक है। यहाँ फिर आप यूं भी कह सकते हो कि 4 हाफ लाइफों के बाद कितने एटम बाकी रह गए, 16वां हिस्सा उसका बाकी रह गया। हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली भी कह सकते हो ना आप, क्योंकि 29.2 सेकंड के अंदर 4 हाफ लाइफें गुजरी थी, तो चाहे आप इसके अकॉर्डिंगली बात कर लो, चाहे आप हाफ लाइफों के अकॉर्डिंगली बात कर लो, एक ही बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कैसे आया। अब आप नीचे आंसर में लिखोगे 1/16 atoms will remain 1/16 atoms will remain of the total number of atoms, of the total number of atoms, ठीक है। कि 1/16वां हिस्सा क्या रह जाएगा, इतने एटम हमारे पास बाकी रह जाएंगे 29.2 सेकंड टाइम गुजरने के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ पूछना हो, कहीं कोई इशू हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट पढ़े भी जाएंगे और उनके मैं इंशाल्लाह रिप्लाई भी करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो आपने शेयर लाजमी करना, लाइक भी कर देना, ठीक है। आप मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मेडिकल की तरफ। सेकंड मेडिकल आपके सामने लिखा हुआ है कोबाल्ट 60 इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स। कि कोबाल्ट है और उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 5.25 साल है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स। बताएं कि 26 साल बाद कितने एटम्स बाकी रह जाएंगे, ये आपने बताना है। तो ज़रा आपको मैं फिर एक बार बता दूं, ये सेम वैसे ही है जैसा कि पहले वाला था। ये मेरे पास कोबाल्ट का सैंपल पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर कोबाल्ट 60 का सैंपल मौजूद है और कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ कितनी है मेरे पास, इसकी हाफ लाइफ है 5.25 ईयर्स। मतलब कि इतने साल बाद जो इसके एटम्स है वो आधे एटम्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन हमने इतने साल नहीं रखा, हमने ज़्यादा देर रखी। हमने कितनी देर रखी, हमने इसको रखा 26 साल। हमने इसको 26 साल तक रख दिया। तो 26 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाफ लाइफें गुजरी होंगी, ठीक है। तो इतने टाइम के बाद आपने बताना है कि अब कितने एटम्स बच गए। अगर एक हाफ लाइफ सिर्फ गुजरी हो ना तो सिर्फ आधे एटम बाकी बचते हैं। लेकिन एक हाफ लाइफ तो मेरी सिर्फ 5.25 ईयर्स है, ठीक है। हमने उससे 26 साल तक रख दिया
तो 26 साल में तो काफ़ी ज़्यादा साल गुजरे होंगे, काफ़ी ज़्यादा हाफ लाइफ गुजरी होंगी। तो इतनी ज़्यादा जब हाफ लाइफ गुजरेंगी तो काफ़ी ज़्यादा एटम्स होंगे जो टूटकर नए एटम्स में बदल चुके होंगे, बहुत कम तादाद बाकी रह जाएगी। अब जो बाकी तादाद रह गई है ना, वो बेसिकली फाइंड करनी है हमने कि बाकी तादाद रह कितनी जाएगी। क्लियर हो गया होगा। अब मैं लिखता हूँ अपना डाटा। तो मुझे उसने पहली बात है कि हाफ लाइफ दी हुई है, वो है 5.25 ईयर्स। और सेकंड चीज़ उसने मुझे उसका टोटल टाइम दिया था, जितने टाइम के लिए हमने उसे रखा, वो है 26 ईयर्स। और हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है कि इतने टाइम के बाद उसके कितने नंबर ऑफ़ एटम बाकी रह गए। तो नंबर ऑफ़ एटम मैंने फाइंड करने हैं। आते हैं अपने सोल्यूशन पर। तो सोल्यूशन में आपको बता दूं कि नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, n इज इक्वल टू n नोट ओवर 2 की पावर t। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर आप देखें t क्या है, t हमारे पास है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कि हमें पता होना चाहिए कि 26 साल के अंदर अंदर कितनी हाफ लाइफें गुजरी होंगी। 5.25 साल बाद तो एक गुजरेगी, ठीक है, लेकिन हमने तो 26 साल तक उसे रख दिया ना, तो 26 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाफ लाइफें गुजरी हैं। पहले मुझे मालूम करना पड़ेगा कि हाफ लाइफें गुजरी कितनी है, ठीक है, तभी तो मैं इस फॉर्मूले में वो टी की वैल्यू पुट कर सकूँगा। तो हम मालूम कर सकते हैं, पहले हम मालूम करेंगे कि इसके अंदर 26 साल के अंदर अंदर कितनी हाफ लाइफें गुजरी हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास कि जो टोटल टाइम होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई एक हाफ लाइफ। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। टोटल टाइम कितना था, हमने उसको 26 साल के लिए रख दिया, तो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ मालूम करनी है, मल्टीप्लाई एक हाफ लाइफ कितनी थी मेरे पास, वो थी 5.25। अब ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो 26 डिवाइडेड बाय 5.25 इज इक्वल टू टी। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 4.95, और ये मेरा आंसर तकरीबन 5 ही बनता है ना। तो इसे मैं कह सकता हूँ ये तकरीबन कितनी हाफ लाइफ गुजरी, 5 हाफ लाइफ गुजरी। अब इसका मतलब देखें क्या है, इसका मतलब ये है कि 26 साल के अंदर अंदर मेरी 5 हाफ लाइफ गुजरी होंगी। ठीक है, अब मुझे पता चल गया हाफ लाइफ कितनी गुजरी हैं। अब मैं अपना ये फॉर्मूला इजीली यूज़ करके बता सकता हूँ कि 5 हाफ लाइफ जब गुजर जाएंगी तब कितने नंबर ऑफ़ एटम्स बाकी रह जाएंगे। ठीक है, आप यूँ कह लो कि 5 हाफ लाइफ जब गुजरेंगी तब कितने नंबर ऑफ़ एटम बाकी रह जाएंगे, इस तरह भी कह सकते हो, या फिर आप यूँ भी कह सकते हो कि जब 26 साल गुजर जाएंगे तब कितने एटम बाकी रह जाएंगे। एक ही बात है, 26 साल के अंदर 5 हाफ लाइफ गुजरी हैं, 5 साल 26 साल का ही टाइम होता है। मतलब 5 हाफ लाइफ 26 साल के ही बराबर है। तो आप जिसके मर्जी अकॉर्डिंगली बात कर सकते हो। वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये तो हमने मालूम करना है, बराबर एन नोट कितना है, ये तो उसने हमें नहीं ना बताया हुआ कि शुरू में कितने नंबर ऑफ़ एटम थे, तो ये इसको आप वैसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाय 2 की पावर टी मेरे पास है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ गुजरी, 5, तो टी की जगह आएगा 5। एन इज इक्वल टू एन नोट डिवाइडेड बाय 2 की ताकत 5 क्या होता है, 32। लें जी, यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब ये हमें बता क्या रहा है, ये मुझे ये बता रहा है कि जब मेरी 5 हाफ लाइफें गुजर जाएंगी तो मेरे पास जितने भी शुरू में एटम थे उसका कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा, 32वां हिस्सा बाकी रह जाएगा। अब मेरे पास सैंपल के अंदर, सैंपल में जितने भी आइटम थे उसका क्या रह गया, सिर्फ 32वां हिस्सा बाकी रह गया। ठीक है, इसके 32 हिस्से कर लो, और जो 32वां हिस्सा बनेगा वो हमारे पास बाकी रह जाएगा 26 साल बाद। 26 साल बाद कह लो या फिर 5 हाफ लाइफ में कह लो, एक ही बात है। 26 साल गुजरने में 5 हाफ लाइफ लगेंगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब आपने लास्ट में लिखना भी है कि 1/32 atoms will be remains आफ्टर 26 ईयर, नहीं आफ्टर, हाँ कितने साल के लिए थी, आफ्टर 26 ईयर्स, या फिर 1/32 एटम विल बी रिमेन, हाँ आफ्टर 26 ईयर्स।
26 साल बाद कितने एटम रह जाएंगे? 1/32 में एटम बाकी रह जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना सेकंड न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा। इसके बाद मूव करते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। जी, ये है आपके सामने आपका थर्ड न्यूमेरिकल। इसमें लिखा हुआ है कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स के 5730 साल क्या है कार्बन की हाफ लाइफ है। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन अ सैंपल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। आपने ये बताना है कि जितने भी कार्बन के शुरू में एटम्स थे, अब क्या हुआ है, अब उस एटम के सिर्फ हमारे पास रह गए हैं जो 8वां हिस्सा बाकी रह गया। लिखा हुआ ना 1/8 कि जितने भी थे शुरू में एटम, शुरू में वाले एटम को n नोट क्या देता हूँ। अब मेरे पास कितने रह गए? उस शुरू वाले एटम का 8वां हिस्सा बाकी रह गया है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो जितने भी शुरू में एटम थे उसका 8वें हिस्से तक कम होने में टाइम कितना लगा। क्लियर है? तो एक तो उसने मुझे दे दी है इसकी हाफ लाइफ, वो है 5730 साल। और मेरे पास अब कितने एटम बच गए हैं कार्बन के? मेरे पास बच गया टोटल जितने भी स्टार्टिंग पर थे उसका 8वां हिस्सा बाकी बच गया। तो उसने ये कहा कि देखिए 8वां हिस्सा बाकी बच गया ना टोटल में से, तो ये कम होने में टाइम कितना लगा होगा? जितने भी शुरू में थे, जितने भी थे शुरू में, अब उसका क्या रह गया? सिर्फ 8वां हिस्सा बाकी रह गया। तो इतने ज़्यादा एटम्स कम होने में कुछ टाइम भी तो लगा होगा ना। तो टाइम कितना लगा ये आपने बताना है। तो मैंने उसे क्या बताना है? टोटल टाइम बताना है। जो टाइम लग गया एटम्स को कम होने में वो मैंने बताना है। क्लियर? तो आपको एक बात बता दूं कि जो टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम वो कैसे आता है? वो इस तरह आता है कि जितनी हाफ लाइफ गुजरी हो आप उसको मल्टीप्लाई करवा दो जितना एक हाफ लाइफ का टाइम हो। ठीक है, इसके साथ। तो मुझे ये तो पता है हाफ लाइफ कितनी है, देखें ये उसने दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हाफ लाइफ गुजरी कितनी होंगी। तो पहले हम ये मालूम कर लेते हैं कि कितनी हाफ लाइफ गुजरी होंगी। उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना ये हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। जैसा कि हमें पता है एन किसके इक्वल है? एन नोट डिवाइडेड बाय टू की पावर टी। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब एन की वैल्यू उसने दी हुई है, ये देखें एन किसके इक्वल है? एन नोट ओवर 8। तो एन की जगह मैं यही वाली सारी वैल्यू पुट करने लगा हूँ। ठीक है, तो एन की जगह आ जाएगा एन नोट ओवर 8। इस एन की जगह आ गया एन नोट डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू एन नोट, ये वाला एन नोट एज इट इज़ और टू की पावर टी। अब एन नोट दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच गया 1/8 इज इक्वल टू 1/2t। तो मैं दोनों के बटे चेंज कर देता हूँ। 8 मेरा ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, फिर 2t ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया। अब बटे के नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये वैसे रहने दो 2 की पावर t। जब बेस सेम हो जाए तो ऊपर वाली पावर्स भी हो जाती हैं सेम। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ऊपर वाली पावर भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। 3 किसके इक्वल आ जाएगा? टी के। टी क्या था मेरा? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो मुझे पता चल गया कि जितने भी शुरू में एटम थे उसका 8 गुना कम होने में कितनी हाफ लाइफें गुजरी होंगी? 3 हाफ लाइफें गुजरी होंगी। ठीक है, हाफ लाइफ कितनी गुजर गई? 3 गुजर गई। अब मैं अपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके ये मालूम कर सकता हूँ कि टोटल टाइम कितना लगा होगा। हमें ये तो पता चल गया हाफ लाइफ कितनी गुजरी हैं। अब ये देखते हैं कि टाइम एक्चुअली में कितना लगा होगा। तो वो बराबर होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई एक हाफ लाइफ का टाइम। तो हाफ लाइफ एक कितनी थी मेरे पास? 3 गुजरी हाफ लाइफ में, मल्टीप्लाई एक हाफ लाइफ का टाइम था 5730 साल। 5730 साल टाइम इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आएगा 17190। मतलब इतने साल लग जाएंगे कार्बन के एटम को 8 गुना कम होने में। ठीक है, अगर आपके पास कोई सैंपल हो कार्बन का तो इतने सालों बाद, ये जो हमने साल निकाले, इतने ज़्यादा सालों बाद उसके 8 गुना एटम्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जितने भी एटम थे उनका सिर्फ 8वां हिस्सा बाकी रह जाएगा। ओके, तो
ये मेरे पास टाइम आ गया, लेकिन ना बुक वाले ने टाइम दिया हुआ साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम इसको बदल लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। इसका पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ से उठा के फर्स्ट वाली वैल्यू के पीछे लिखते हैं। तो पॉइंट डाल ही देते हैं यहाँ पे। टाइम इज इक्वल टू 1 पॉइंट इधर आ गया 719 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब कितनी वैल्यू छोड़ी हमने, 1 2 3 4, तो 10 की पावर भी आएगी 4। 10 की ताकत 4, आगे क्या आ जाएगा ईयर्स। लें जी, इतने साल लगेंगे कार्बन के एटम्स को 8 गुना कम होने में। ठीक है, मतलब कि जितने भी स्टार्टिंग थे उसका 8वां हिस्सा बाकी बच जाएगा। तो इतने ज़्यादा एटम टूटने में कितना साल लग गया, इतने साल लग गए। उम्मीद है इसकी समझ आई होगी आपको। ये था मेरा तीसरा न्यूमेरिकल। मूव करते हैं अपने फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। आपके सामने आपका फोर्थ न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है टेक्नीटियम 99 इज़ आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कि टेक्नीटियम क्या है, आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एंड इज़ यूज टू डायग्नोज ब्रेन, थायराइड, लिवर एंड किडनी डिजीज़। कि आप इसको दिमाग की, थायराइड की, थायराइड ग्लैंड, और लिवर की, जिगर की, और आपके जो किडनी होता है गुर्दे, इन सब की बीमारियों की तशखीस के लिए आप इसको यूज़ करते हो टेक्नीटियम को। तो ये लाइन आपकी एक एमसीक्यूज भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेपर में आई भी हुई है। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लो, आप इसको याद भी कर लो। ये पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है और आया भी हुआ है, मैंने देखा हुआ एक बार। अच्छा, आगे वो कहता है दिस एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स। कि इस एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी है, मेरे पास 6 घंटे है, तो मुझे मिल गई हाफ लाइफ 6 आवर्स। नेक्स्ट वो कहता है इफ़ देर इज़ 200 मिलीग्राम ऑफ दिस टेक्नीटियम प्रेजेंट। अभी मौजूदा मेरे पास कितनी टेक्नीटियम है, 200 मिलीग्राम। तो मौजूदा जो टेक्नीटियम है मौजूदा, तो मौजूदा मेरे पास कितनी है, 200। मतलब कि वो मेरे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ़ एटम्स, उसको हम कंसिडर करेंगे। वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स है। अभी मेरे पास कितने नंबर ऑफ़ एटम्स है, जितने 200 मिलीग्राम के अंदर हैं। आगे वो कहता है हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 आवर्स। कि 36 घंटों बाद कितने रह जाएंगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास, 36 आवर्स। तो मैं अगर आपको इसको एक बार ना डायग्राम की मदद से समझा दूं कि आपके पास ये है आपका एलिमेंट टेक्नीटियम, आपके पास ये आपका एलिमेंट है टेक्नीटियम। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 6 घंटे। हाफ लाइफ इसकी 6 घंटे है। और हमने इसको कितनी देर के लिए रखा है, हमने इसको 26 घंटों के लिए रख दिया। ठीक है, 36, बल्कि 26 नहीं 36 घंटों के लिए हमने इसको रख दिया, ऑब्जर्व करते रहे। तो ज़ाहिर है कि हर 6 घंटे बाद एक हाफ लाइफ गुजरेगी, हर 6 घंटे बाद एक हाफ लाइफ गुजरेगी। तो टोटल 36 घंटे हमने उसको रखना है। तो 36 घंटों के दौरान काफ़ी ज़्यादा हाफ लाइफें गुजरेंगी। तो इतनी ज़्यादा हाफ लाइफें गुजरने के बाद इसके बाकी नंबर ऑफ़ एटम रह कितने जाएंगे, ये आपने बताना है। जब इतनी ज़्यादा हाफ लाइफें गुजरेंगी 36 घंटे के दौरान, काफ़ी गुजरेंगी ना, तो जितनी भी गुजरेंगी वो गुजरने के बाद कितने एटम बाकी रह जाएंगे वो आपने फाइंड करना है कि अब कितने एटम बाकी रह गए। क्लियर हो गया। और शुरू में नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, शुरू में नंबर ऑफ़ एटम्स है इसके 200 मिलीग्राम। मिलीग्राम वैसे मास का यूनिट है, लेकिन यहाँ पर हम इसे एज अ नंबर ऑफ़ एटम्स ही लेंगे कि यानी कि 200 मिलीग्राम में जितने नंबर ऑफ़ एटम हैं वही हमारे क्या होंगे, स्टार्टिंग वाले नंबर ऑफ़ एटम। और स्टार्टिंग वाले नंबर ऑफ़ एटम्स को हम क्या कहते हैं, एन नोट कहते हैं। तो ये मेरा हो गया एन नोट। ठीक है, इधर भी आएगा एन नोट। फाइंड क्या करना था मैंने, कि कितने एटम बाकी रह जाएंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स अब मैंने फाइंड करने हैं। 36 घंटों के बाद कितने मेरे पास एटम बाकी रह जाएंगे, उसे मैंने कह दिया एन। तो जो बाकी रह जाते हैं एटम्स, जो बाकी एटम रह जाते हैं वो मालूम करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, एन इज इक्वल टू एन नोट डिवाइडेड बाय 2 की पावर टी। ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर देखें हर चीज़ है हमारे पास। इस बार उसने एन नोट भी दिया हुआ है हमें, और बस टी नहीं है। टी से मुराद क्या होता है, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ। ये हम कर लेते हैं फाइंड, बाद में इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो करते हैं जी फाइंड। जैसा कि हमें पता है कि टोटल टाइम किसके बराबर है, एक हाफ लाइफ मल्टीप्लाई नहीं
जैसा कि हमें पता है कि टोटल टाइम किसके बराबर है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई जितना एक हाफ लाइफ का टाइम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ इसी फॉर्मूले से मैं अपनी ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करूँगा। टोटल टाइम कितना था, 36 घंटे। 36 घंटे गुजरे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम करनी है, और एक हाफ लाइफ कितनी है, एक हाफ लाइफ उसकी 6 घंटे है। तो एक हाफ लाइफ आ गई मेरी 6 आवर्स। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा आपके पास। लें जी, तो मेरे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गई, मतलब कि 36 घंटे गुजरने में कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे। 6 हाफ लाइफें गुजरेंगी। ठीक है, 36 घंटे जब गुजर जाएंगे तो मेरे पास कितनी हाफ लाइफें गुजर चुकी होंगी, 6 हाफ लाइफें गुजर चुकी होंगी। इसके दौरान 6 हाफ लाइफें गुजर चुकी होंगी। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। अब मैं ये वाली वैल्यू अपने इस फॉर्मूले में इजीली पुट कर सकता हूँ। तो करते हैं जी, n इज इक्वल टू, एन नोट कितना था, एन नोट उसने दिया हुआ है 200 मिलीग्राम। तो एन नोट की जगह आ गया 200 डिवाइडेड बाय 2 की पावर t, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ वो है 6। n इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 हमारे पास होता है 64। और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.125 मिलीग्राम। इतने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास बाकी बच जाएंगे। ठीक है, जितने 3.125 के अंदर मिलीग्राम, इतने मिलीग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो आपके पास बाकी बच जाएंगे। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, तो मतलब उसका यह था कि 36 घंटों बाद कितने आइटम बाकी रह जाएंगे। शुरू में मेरे पास कितने थे, 200 मिलीग्राम थे, और 36 घंटों बाद कितने रह गए, सिर्फ और सिर्फ ये हमने निकाला 3.125 मिलीग्राम रह गए। क्लियर हो गया होगा। हाफ लाइफ पे गुजरती गई ना इतने टाइम के दौरान, तो वो एटम्स टूट कर नए एटम में कन्वर्ट होते गए, और फाइनली मेरे पास सिर्फ कितने रह गए, 3.125 मिलीग्राम एटम बाकी रह गए, जो कि अभी टूटने बाकी हैं, जो कि अभी है रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, इतने रह गए। तो यहाँ तक मेरा 4th न्यूमेरिकल हो चुके हैं 4। मूव करते हैं अपने 5th न्यूमेरिकल की तरफ। 5वां न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 10 मिनट। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 10 मिनट है। तो मेरे पास आ गई हाफ लाइफ, और वो है 10 मिनट। नेक्स्ट वो कहता है इफ़ द इनिशियल काउंट रेट इज़ 368 काउंट पर मिनट, के स्टार्टिंग पर उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 368 काउंट पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर इतने इतने एटम्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, तो आप इसे स्टार्टिंग के नंबर ऑफ एटम्स कह लें वो, और वो से हम एन नोट कहते हैं। क्लियर, मतलब कि 1 मिनट के अंदर, शुरू में 1 मिनट के अंदर इतने एटम्स मेरे क्या हो रहे थे, टूट रहे थे। आगे फाइंड द टाइम फॉर विच काउंट रेट रीचेस 23 काउंट पर मिनट, कि अब टाइम गुजरता गया और एटम्स काफ़ी ज़्यादा टूटकर नए एटम में कन्वर्ट हो गए, और अब मेरे पास कितने एटम्स बच गए, अब मेरे पास एटम बच गए सिर्फ 23। अब मेरे पास एटम की तादाद बच गई सिर्फ 23, जो कि नए एटम में बदल रहे हैं। तो सिंपल सा आप ये याद रखें कि हाफ लाइफ 10 मिनट है। शुरू में मेरे पास 368 एटम थे, और अब मेरे पास कितने हैं, 23 एटम है। मैंने ये बताना है कि ये जो इतने ज़्यादा कम हो गया एटम्स, कम होने में टाइम कितना लगा होगा, ये मैंने बताना है। टोटल टाइम उसको कितना लग गया इसके एटम्स को कम होने में। तो फाइंड हमने करना है टोटल टाइम। ठीक है ना, शुरू में ज़्यादा थे एटम, अब एटम सिर्फ कितने रह गए हैं, 23 रह गए हैं, तो कम होने में टाइम तो लगा होगा ना। तो जितना टाइम लगा वो हम करते हैं फाइंड। और आपको पता है कि ये वो जो टाइम होता है हमारे पास, टाइम फाइंड करने का तरीका क्या है, कि टोटल टाइम हमारा बराबर होता है एक हाफ लाइफ और नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई एक हाफ लाइफ। ठीक है, जितनी हाफ लाइफें गुजरी हो और जितना एक हाफ लाइफ का टाइम हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे टाइम। तो हमारे पास हाफ लाइफ तो है, हमारे पास देखिए 10 मिनट हाफ लाइफ दी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हाफ लाइफ गुजरी कितनी होगी। इतने एटम्स कम होने में हाफ लाइफ कितनी गुजरी होंगी ये हमें नहीं पता। तो ये हम कर लेते हैं फाइंड।
यह मालूम करने के लिए मैं अपना हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, n इज़ इक्वल टू n नोट डिवाइडेड बाय 2 की पावर t। n उसने देखे दिया हुआ है, n भी है मेरे पास और इस बार मेरे पास n नोट भी है। n मेरे पास कितना था, 23 था, तो n की जगह आ जाएगा 23 और n नोट कितना मेरे पास 368, n नोट है मेरे पास 368 डिवाइडेड बाय 2 की पावर t एज इट इज़। अब ये इधर आ जाएगा और 23 इधर आ जाएगा, तो 2 की पावर t मेरा इधर आ गया, 368 डिवाइडेड बाय 23। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16, 2 की पावर t एज इट इज़। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की ताकत 4 लिख सकता हूँ। नीचे वाली बेस से मैं पावर्स भी इक्वल होंगी, तो t किसके इक्वल आ गया मेरा 4 के। तो मुझे पता चल गया कितनी हाफ लाइफ पे गुजरी मेरी, 4 हाफ लाइफ पे गुजरी। तो अब इस फॉर्मूले में यूज़ कर लेते हैं। टोटल टाइम बराबर नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 थी और एक हाफ लाइफ कितनी की है, 10 मिनट की है। तो ये मल्टीप्लाई होके मेरे पास आ गया 40 मिनट। नहीं जी, ये मेरे पास आ गया मेरा टोटल टाइम। मतलब कि पहले मेरे पास इतना था ना 368, इतने एटम्स टूट रहे थे, अब कितने टूटे हैं 23, तो कम हो गए ना एटम। कम होने में कितना टाइम लगा, 40 मिनट लगे, वो हमने निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो यहाँ तक मेरे 5 न्यूमेरिकल्स हो गए। अगर समझ आ रही है तो भी कमेंट करके बताएं, अगर कुछ पूछना हो तो भी कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो आपके सामने आपका 6 वाला न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, द फ्लोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड। क्या आपने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और आपके पास ये वाला रिजल्ट आपको मिला है, ठीक है, टेबल में लिखा हुआ है। अभी समझते हैं कि टेबल क्या चीज़ है। नीचे वो कहता है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन काउंट रेट एंड टाइम, काउंट रेट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। और आगे वो कहता है मेजर द वैल्यू फॉर द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ, और आपने क्या करना है कि उस एलिमेंट की हाफ लाइफ फाइंड करनी है। तो गिवन में मुझे क्या है, गिवन मुझे ये वाला टेबल ही है, ठीक है। तो देखिए गिवन डाटा में मैंने अपना ये टेबल लिख लिया। फाइंड क्या करना था, फाइंड मैंने एक तो उसने कहा था कि हाफ लाइफ फाइंड करें, तो हाफ लाइफ मैंने मालूम करनी है। दूसरी चीज़ उसने कहा था इसका क्या बनाए, ग्राफ बनाए, ठीक है। तो मैंने एक और चीज़ बनानी है, वो है ग्राफ, ये भी बनानी है। अच्छा पहले टेबल को समझते हैं, टेबल क्या चीज़ है। टेबल में लिखा हुआ है पहले काउंट रेट पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में कितने आपके पास एटम्स हैं जो टूट रहे हैं, या फिर आप कह लें कितने एटम्स हैं, ओके। तो अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं गुजरा तो मेरे पास 400 एटम है। बाद में 2 मिनट गुजर जाते हैं तो कितने एटम बच जाते हैं, 200 एटम बच जाते हैं। फिर 2 मिनट और गुजरते हैं तो मेरे पास 100 एटम बच गए। फिर 2 और गुजरे तो मेरे पास 50 एटम बच गए। फिर 2 और एटम गुजरे तो 25 एटम बच गए। तो आप देख सकते हो कि हर 2 मिनट बाद कितने एटम कम हो रहे हैं, पहले से हाफ हो रहे हैं, पहले से आधे हो ही जा रहे हैं। तो वो टाइम, जिस टाइम के अंदर एटम्स की तादाद क्या हो जाए, आधी हो जाए टूटकर, उसे तो हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहाँ पर हर टाइम के दरमियान कितना डिफरेंस है, 2-2 का है। हर 2 मिनट बाद एटम की तादाद आधी हो रही है ना, तो मतलब क्या हुआ कि हाफ लाइफ क्या है मेरे पास, हाफ लाइफ 2 है। और वही तो उसने पूछी हुई थी कि हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट, क्या आपने उसकी की क्या मालूम करनी है, एलिमेंट की हाफ लाइफ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हाफ लाइफ आप इस डाटा को देखकर ही आपने बता दी, लेकिन हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क करना पड़ेगा। हम उस मैथमेटिकल वर्क करके ना फिर उसकी हाफ लाइफ को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो हमने अंदाज़न चेक कर लिया ना, मतलब कि खुद ही देख कर चेक कर लिया। पेपर में तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो वो क्या लिखना पड़ेगा आप देखते हैं पेपर में हम कैसे उसको हाफ लाइफ बताएंगे। तो गिवन में मैंने अपना यही टेबल लिख लिया, जो फाइंड करना था वो भी लिख लिया। अब आते हैं अपने सोल्यूशन पर। जैसा कि हमें पता है कि जो टोटल टाइम है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई जितनी एक हाफ लाइफ है। क्लियर है। टोटल टाइम कितना गुजरा देखिए, 0 से लेकर 8 तक, तो 8 मिनट है टोटल मेरे पास। तो टोटल टाइम कितना आ गया मेरा, 8। हाफ लाइफ मैंने फाइंड करनी है कितनी, हाफ बल्कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, कितनी हाफ लाइफ गुजरी देखें, 0 से लेकर 2 मिनट तक एक हाफ लाइफ होगी।
फिर 2 मिनट से लेकर 4 मिनट तक दूसरी हाफ लाइफ होगी, फिर 4 से 6 तक तीसरी हाफ लाइफ होगी, और 6 से आगे 8 मिनट तक चौथी हाफ लाइफ होगी। तो टोटल कितनी हाफ लाइफें गुजरी मेरी? 4 हाफ लाइफें गुजरी। ठीक है, ये मेरी क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ मेरी गुजरी हैं 4, मल्टीप्लाई ये मेरा हाफ लाइफ का टाइम वैसे ही रहने दो आप। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 के नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। तो 2 मिनट क्या है मेरी? हाफ लाइफ है, और यही मैंने बताना था उसको। तो एक चीज़ तो हमने कर ली मालूम, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ तो हमने कर ली मालूम। अब बनाते हैं अपना ग्राफ। क्लियर है? तो ग्राफ बनाने के लिए मैं यहाँ पर अपना ग्राफ लोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अपना ग्राफ बना लिया। ठीक है, यहाँ पर मेरे 2 एक्सिस हैं, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाला मेरा हो गया वाई एक्सिस। अब दोनों पर मैंने रीडिंग्स लिख ली हैं, मतलब अभी निशान ही लगाए, रीडिंग नहीं लिखी। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जो इनके बीच में डिस्टेंस है ना, वो सेम सेम रखना है। स्केल के साथ अच्छे से मैयर करके लगाइएगा। आप अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर फासला रखा है, तो आगे वाले निशान के बीच में भी कितना फासला हो? 1 सेंटीमीटर का हो। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसी तरह ही आपने जो यहाँ पर लाइनें लगानी है ना, इनके दरमियान में ये जो डिस्टेंस है वो सेम सेम रखना है, ताकि आपका ग्राफ एग्जैक्ट बने ठीक से। ओके, तो अब रीडिंग लिखूंगा मैं यहाँ पे कौन सी? ये जो मेरा एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या आता है? टाइम आता है। तो जो गिवन डाटा मेरे पास यहाँ पर ये टाइम ये दिया हुआ उसने ना, टाइम 0, 2, 4, 6 और 8, ये मैं लिख दूंगा अपने एक्स एक्सिस पर। तो 0, 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, 2, 4, 6 और 8, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे मैं अपना क्या लिखूँगा? काउंट रेट लिखूँगा। काउंट रेट है मेरे पास ये 400, 200, 150 एंड 25। तो काउंट रेट आ गया मेरे पास 400, फिर 200, फिर 100, फिर 50 आ जाएगा, उसके बाद 25। ठीक है। अच्छा, आपके माइंड में शायद एक बात आई हो कि मैंने 400 ऊपर से क्यों लिखना स्टार्ट किया, नीचे से क्यों नहीं शुरू किया? मतलब मैं नीचे 400 लिख के फिर आगे ऊपर लिखता बाकी वैल्यूज, लेकिन वो इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि काउंट रेट का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में मेरे पास नंबर ऑफ आइटम से ज़्यादा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होने हैं? कम होने हैं। तो इसलिए ज़्यादा वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आइटम्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो वो मैं नीचे लिखूंगा। क्लियर है? तो आपने भी पेपर में इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करना, ऊपर आपने ज़्यादा आइटम्स लिखते हैं, नीचे कम लिखने हैं। अच्छा, अब मैंने ये लिख लिया। अब हम बनाते हैं अपना ग्राफ। तो आप देख सकते हैं कि जब मेरे पास कोई हाफ लाइफ नहीं थी गुजरी हुई, अभी हाफ लाइफ क्या थी? मेरे पास 0 थी। तो जब मेरे पास कोई हाफ लाइफ नहीं थी गुजरी हुई, तो मेरे पास नंबर ऑफ आइटम कितने थे? 400 थे। ठीक है, देखो अभी कोई हाफ लाइफ गुजरी नहीं है, तो कोई नंबर ऑफ एटम कोई भी नहीं तब्दील हुए होंगे, जितने स्टार्टिंग में से उतने ही रहेंगे। आप ये ग्राफ में भी देख सकते हो कि जब कोई हाफ लाइफ नहीं थी गुजरी, 0 था टाइम, तो नंबर ऑफ एटम कितने थे? 400 थे। ठीक है, तो 0 पर क्या है? 400। तो मैंने 0 और 400 को आपस में मिलाया, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया। क्लियर? ये एक पॉइंट आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास? नेक्स्ट ये थी कि जब 2 मिनट गुजरते हैं तो कितने आइटम तो हो जाते हैं? 200 हो जाते हैं। तो जब मेरे पास ये 2 मिनट गुजरे, 2 मिनट से ऊपर एक सीधी लाइन लगा दी मैंने, और जब मेरे 2 मिनट गुजरे तो आइटम भी कितने हो गए? 200 हो गए। तो वो यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो एक मेरे पास पॉइंट ये आ गया। क्लियर? जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि जब मेरे पास 4 मिनट गुजरेंगे तो कितने आइटम रह जाएंगे? 100 रह जाएंगे। आप डाटा में भी देख सकते हो कि जब हमारे पास ये देखें 4 मिनट गुजरते हैं तो कितने रह गए आइटम? 100 रह गए। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंगली मैं अब अपने ग्राफ पे लाइनें लगाता हूँ। 4 पर 100 है, तो 4 मिनट ये है मेरा, एक 4 मिनट से ऊपर सीधा लाइन लगा दी मैंने, और एक मैं ये 100 से ले जाता हूँ। तो दोनों एक ही पॉइंट पे मिल गए, और वो पॉइंट मेरा ये है। ठीक है,
नेक्स्ट अपनी रीडिंग देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास के 6 मिनट पर 50 हैं। क्लियर, 6 मिनट पर 50 हैं। तो अब मैं इनको ड्रा करता हूँ। 6 मिनट ये थे मेरे पास, 6 मिनट ये, और 50 मेरे पास ये। तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिले, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं ये, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी आपने हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद मेरे पास क्या था, ये 25 था। तो देखते हैं टेबल में कि जब 8 मिनट गुजरे तो कितने आइटम रह गए थे, 25 रह गए थे। तो अब मैं वही करूँगा, जब मेरे पास 8 मिनट गुजरे तो अब मेरे पास आइटम कितने रह जाएंगे, 25 रह जाएंगे। तो इन दोनों को आगे बढ़ाया तो ये एक पॉइंट पे मिल गए, वही मेरा पॉइंट हो जाएगा। हाँ, तो इनको मिलाया तो मेरे पास क्या आ गया, ये एक पॉइंट आ गया। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। अब आपने इन सारे पॉइंट्स को मिला देना, तो वही आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो मैं अगर इन सारे पॉइंट्स को मिलाऊं तो वो कुछ इस तरह मिल जाएंगे। जी हाँ, ये मेरे सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। नहीं, एक मिनट, ठीक है। लें जी, ये मेरे सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो यही मेरा वो ग्राफ है जो मुझे चाहिए था। एक बात आपको बता दूं कि ये जो लाइनें मैंने लगाई हैं ना, ये वाली, ये आपको समझाने के लिए लगाई थी। आप भी इनको लगा लें तो बेस्ट है, अगर नहीं भी लगाएं तो भी ठीक है। पेपर में आपके पास ग्राफ आता है, आप तो वैसे ही मतलब देख कर ही अंदाज़ा ये हो जाता है कि ये लाइनें कहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो अगर लगानी है तो फिर आपने इसको आहिस्ता से लगाना है, हल्का हल्का, ठीक है, ज़्यादा डार्क करके नहीं लगाना। तो ये मेरे पास एक ग्राफ आ गया मेरा। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है न्यूमेरिकल नंबर 8.6। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना 7th न्यूमेरिकल। तो आपके सामने ये 7th न्यूमेरिकल है, ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने 6 वाला किया। तो इसमें लिखा हुआ है अ सैम्पल ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1500 साल। कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 1500 साल है। तो हाफ लाइफ आ गई मेरे पास 1500 साल, मतलब ईयर्स। नेक्स्ट वो कहता है इफ़ इट हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 32,000 पर आवर। कि अगर उसकी एक्टिविटी कितनी हो, 32,000 काउंट्स पर आवर हो, एक घंटे में 32,000 आइटम्स टूट रहे हो। तो मतलब कि ये मेरे पास स्टार्टिंग में, शुरू में मेरे पास कितने नंबर ऑफ आइटम्स है उसके, 32,000। तो मैं लिख लेता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे पास उसके नंबर ऑफ आइटम्स 32,000 हैं। तो एन नोट मेरा 32 हो गया। आगे वो कहता है देन प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस सैंपल ओवर द पीरियड। आपने इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है ओवर द पीरियड, उस टाइम के लिए इन विच इट विल रिड्यूस टू 1/16 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। कि आपके पास वो सैंपल है, शुरू में उसकी कितने हैं, 32,000 उसके एटम्स हैं। अब क्या हुआ, अब कुछ टाइम गुजरा और मेरे पास उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, जितने भी शुरू में थे उसका 16वां हिस्सा बाकी बच गया। आपने ये बताना है, आपने इसके लिए ग्राफ बनाना है। सिंपल सी वो ये बात कर रहा है कि स्टार्टिंग बार मेरे पास किसी सैंपल के नंबर ऑफ आइटम कितने थे, 32,000, और कुछ टाइम बाद उसके मेरे पास जितने भी शुरू में थे उसका 16वां हिस्सा बाकी बच गया। तो मुझे आप उसके लिए ग्राफ बना के दिखाओ। क्लियर। तो ग्राफ भी बनाते हैं, पहले हम अपने डाटा को देख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ एटम स्टार्टिंग पर कितने थे, 32,000 थे। तो मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 16, और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2000। तो अब ये है कि मेरे पास शुरू में आइटम कितने थे, 32,000, अब कितने रह गए हैं, 2000। तो ये कम होने में टाइम लगा ना, तो आपने उस टाइम के लिए क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्लियर हो गया होगा करना क्या हमने। तो जैसा कि हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक वो जो नीचे हमने टाइम लिखना है, और एक यहाँ पे हमने अपना काउंट रेट लिखना होता है।
कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स है। काउंट रेट का मतलब आप यही समझे कि नंबर ऑफ़ एटम्स हमने यहाँ पर लिखने होते हैं, टाइम इधर लिखना होता है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स भी हम लिख लेंगे, वो उसने दिए हुए हैं 2000। तो टाइम हम अब हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कितना टाइम लिखे हम यहाँ पे। 1500 तो उसकी एक हाफ लाइफ है ना, तो 16 गुना कम होने में कितनी हाफ लाइफें गुजरी होंगी, जितनी हाफ लाइफें गुजरी होंगी उतनी हाफ लाइफें हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है? तो मुझे बेसिकली ये फाइंड करना है कि हाफ लाइफें गुजरी कितनी है। जब मुझे पता चल जाएगा इतनी हाफ लाइफें गुजरी है तो मैं ग्राफ के अंदर उतनी ही हाफ लाइफें लिखूंगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखूंगा। क्लियर? तो पहले मैं इसकी ना हाफ लाइफें मालूम कर लेता हूँ कि हाफ लाइफें गुजरी कितनी होंगी इतने टाइम के लिए। तो फाइंड में मेरे पास आना है ग्राफ। सिंपल बनाना सिर्फ ग्राफ ही है, लेकिन ग्राफ के अंदर मुझे ये तो लिखना पड़ेगा ना कि मैं कितनी रीडिंग लिखूँ, कितनी हाफ लाइफ लिखूँगा यहाँ पर। तो जितनी भी हाफ लाइफ लिखूँगा वो मुझे पहले मालूम करना पड़ेगा कितनी लिखूँ मैं। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ अब हम करेंगे फाइंड। तो उसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि n नोट डिवाइडेड बाय 2 की पावर t, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वैल्यूज़ पुट कर दो। n कितना है मेरे पास? n है मेरे पास ये 2000, हमने सही वैल्यू इसकी निकाल ली थी तो 2000 आ गया। n नोट मेरे पास था 32,000, तो इसकी जगह आ गया 32,000 डिवाइडेड बाय 2 की पावर t। तो ये इधर आ जाएगा और 2000 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 2t आ गया इधर, 32,000 डिवाइडेड बाय 2000। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16 आएगा। और 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4 लिख सकते हो। तो जब दोनों बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी? सेम। तो टाइम क्या आ गया मेरा? टी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास कितनी हाफ लाइफें आ गई? 4 आ गई। ठीक है, ले जी हाफ लाइफें मालूम कर ली कि कितनी गुजरी होंगी इसके, मतलब कि जितने भी शुरू में थे 32,000 को 2000 तक पहुँचने में कितनी हाफ लाइफें गुजरी? 4 गुजरी। अब मैंने ये मालूम क्यों किया, अभी आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा जब हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं अपना ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर। जी ये आ गया मेरे पास मेरा ग्राफ। तो सेम वैसे किया जैसा पहले वाला था। नीचे हम क्या लिखते हैं? नीचे हम अपना टाइम लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ़ एटम्स लिखते हैं। क्लियर? तो नीचे टाइम लिखूँगा। पहली हाफ लाइफ अभी अभी मतलब अभी मेरे पास सैंपल मौजूद है, फ़र्ज़ करें अभी ये मेरे पास सैंपल मौजूद है, अभी कोई भी टाइम नहीं गुजरा। तो अभी मेरे पास टाइम कोई भी नहीं गुजरा, तो टाइम क्या होगा? ज़ीरो होगा। नीचे क्या आना है? टाइम आना है, या फिर हाँ टाइम आना है नीचे। क्लियर? अभी मेरे पास कोई हाफ लाइफ नहीं गुजरी, अभी टाइम क्या है? ज़ीरो है। तो मेरे पास नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं? 32,000। नंबर ऑफ़ एटम्स अभी के लिए मेरे कितने हैं जी? 32,000। मैं ज़रा ग्राफ तो साइड पे कर लूँ ताकि रीडिंग लिखने में आसानी रहे हमें। 32,000। ठीक है, अभी कोई हाफ लाइफ नहीं थी गुजरी, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ एटम्स अभी कितने थे? 32,000 थे। अब क्या हुआ? अब एक हाफ लाइफ गुजर गई। तो एक हाफ लाइफ गुजरने में कितना टाइम लगना है? उसने बताया हुआ है कि एक हाफ लाइफ मेरी 1500 साल की है। तो जब एक हाफ लाइफ गुजरेगी कितना टाइम गुजर जाएगा? 1500 साल गुजर जाएंगे। तो जब एक हाफ लाइफ गुजरती है तो नंबर ऑफ़ एटम्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो पहले 32,000 थे, अब कितने रह जाएंगे? 16,000 रह जाएंगे। फिर एक और हाफ लाइफ हम गुजार देते हैं, तो एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। 3,000 साल हो गए। तो जब एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो एटम्स पहले से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। पहले 16,000 थे, अब हो जाएंगे 8,000। फिर एक और हाफ लाइफ हमने गुजारी, तो अब मेरे पास कितने हो गए? 4500 साल हो गए। 1500 की है ना एक हाफ लाइफ, तो इसके अंदर मज़ीद 1500 ऐड हो जाएंगे तो 4500 हो गए। तो अब एटम्स भी क्या हो जाएंगे? पहले से आधे हो जाएंगे। पहले 8,000 थे, अब क्या रह जाएंगे? सिर्फ 4,000 रह जाएंगे। अब एक और हाफ लाइफ हम गुजारेंगे, तो जब एक और हाफ लाइफ गुजारी तो मेरे पास कितने साल हो गए? 6,000 साल हो गए।
तो जब एक और हाफ लाइफ हम गुजारेंगे तो नंबर ऑफ़ एटम्स भी कम हो जाएंगे। तो पहले 4000 थे, अब कितने रह जाएंगे, सिर्फ 2000 रह जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने अपना वैल्यूज सारी लिख ली। अब सिंपल, अब हम उसी तरह ग्राफ ड्रा कर लेंगे। देखिए मुझे कितनी हाफ लाइफ लिखी, मैंने 4 लिखी ना, तो मुझे कैसे पता चला बस 4 ही लिखते हैं, क्योंकि मैंने पहले मालूम कर ली थी कि मुझे लिखनी कितनी है, 4। क्योंकि 16 गुना कम होने में 4 हाफ लाइफें गुजरी है, तो मैं सिर्फ ग्राफ भी उतना ही बनाऊंगा जितने ही मेरे नंबर ऑफ एटम कम हुए हैं। तो 16 गुना कम होने में 4 हाफ लाइफें गुजरी हैं, तो मैंने 4 हाफ लाइफें लिखनी यहाँ पर। क्लियर है, तो इसलिए पहले वो मालूम करना पड़ा हमें। अब अपना ग्राफ बनाते हैं। जब मेरे पास कोई टाइम नहीं था गुजरा, 0 था टाइम, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 32,000 थे। तो इन दोनों से मैंने एक एक लाइन को सीधा सीधा एक्सटेंड किया, तो वो एक पॉइंट पर आके मिल गए, ये वाला वो पॉइंट है। नेक्स्ट, जब मेरे पास एक हाफ लाइफ गुजरी, 1500 साल गुजर गए, तो एटम क्या हो जाएंगे, पहले से हाफ हो जाएंगे। कितने हो गए, 16,000 हो जाएंगे। तो नहीं जी, एक यहाँ से इंक्रीज़ किए, एक यहाँ से इंक्रीज़ की, दोनों मिल गए एक पॉइंट पर, ये पॉइंट आ गया। फिर नेक्स्ट, जब एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो एटम कितने हो जाएंगे, 8000। तो दोनों को एक्सटेंड किया हमने। दोनों एक पॉइंट पर मिल गए, ये है वो पॉइंट। फिर आ गए 4000, ये भी एक पॉइंट पर मिल गए, ये आ गया। मज़ीद जब एक और हाफ लाइफ गुजरेगी मेरी, 6000 साल पहुँचेंगे, तो एटम कितने रह जाएंगे, 2000 रह जाएंगे। तो मैं यहाँ से भी एक ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक और पॉइंट आ गया। अब ये जो पॉइंट्स हैं, आप इनको आपस में मिला दें तो आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो लें जी, ये हमने सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, ये मेरे पास आ गया मेरा ग्राफ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि ये ग्राफ कैसे बना। अगर कुछ इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपने यहाँ पे एरो भी लगाना लाजमी, पता चले ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पर भी लगा दें तो बेस्ट है। नहीं जी, हमने ग्राफ बनाना था वो भी बना लिया, हाफ लाइफ भी फाइंड करनी थी वो भी कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी, 7 वाले की। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल नंबर आता है 8। लेकिन 8 जो न्यूमेरिकल है ना, वो हमने करना नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बात कर दी थी 8 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम छोड़ देते हैं। इसके बाद डायरेक्ट चलते हैं किस पर, न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। ये आपके सामने आपका 9th न्यूमेरिकल है। ये बिल्कुल सेम टू सेम आप कह लें कि कार्बन कॉपी है आपके 3rd न्यूमेरिकल की। जिस तरह का 3rd न्यूमेरिकल था ना, सेम टू सेम आपका ये वैसा ही है, सेम टू सेम। समझ लें कि उसकी क्या है, कार्बन कॉपी है 3rd न्यूमेरिकल की। तो फिर भी कर देते हैं हम, बस स्टेटमेंट को उसने थोड़ा घुमा फिरा के लिखा, बाकी गिवन डाटा भी सेम है। फाइंड भी एक ही चीज़ करनी है, जो 3rd न्यूमेरिकल में की थी वही हमने 9th वाले न्यूमेरिकल में करनी है। तो अब मैं पढ़ता हूँ इसकी स्टेटमेंट। लिखा हुआ है, एशेज फ्रॉम अ कैम्पफायर डीप इन अ केव शो कार्बन 14 एक्टिविटी ऑफ ओनली 1/8 द एक्टिविटी ऑफ द फ्रेश वुड। तो वो ये कहता है कि एक गार है और उस गार के अंदर आपको राख मिली है। आपने क्या किया, उस राख को चेक किया कि उस राख के अंदर कार्बन 14 की जो मिकदार है वो कितनी है। लिखा हुआ 1/8 द एक्टिविटी ऑफ फ्रेश वुड, यानी कि जितनी ताज़ा लकड़ी के अंदर कार्बन 14 होती है ना, उसकी निस्बत इस वाली राख के अंदर कितना है, सिर्फ उसका 8वां हिस्सा बाकी बचा हुआ है। क्लियर, ताज़ा लकड़ी की निस्बत इस राख के अंदर जो कार्बन मौजूद है, वो कार्बन क्या है, 8वां हिस्सा बाकी है सही वाली कार्बन से। क्लियर है कि जितनी ताज़ा लकड़ी में कार्बन होती है ना, उस कार्बन का 8वां हिस्सा बाकी रह गया इस राख के अंदर, ये उसने लिखा हुआ है। आगे वो कहता है, हाउ लॉन्ग अगो वाज दैट कैंप फायर मेड, कि वो जो राख होगी वो कितनी पुरानी होगी, ये आपने बताना है कि वो राख कितनी पुरानी होगी। देखिए जी, सिंपल सी बात है, मैं अगर ये मालूम कर लूँ
कि ये जो राख के अंदर कार्बन 14 है ये 1/8 तक कम होने में उसे टाइम कितना लगा। तो जितना टाइम इस कार्बन की एक्टिविटी कम होने में लगा होगा उतनी ही पुरानी ये राख होगी। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या फाइंड करूँगा कि कार्बन की जो तादाद है वो 1/8 तक कम होने में उससे टाइम कितना लगा। जितना टाइम लगा होगा उतनी मेरी राख की ये आ जाएगा कि राख कितनी पुरानी है। ठीक है, समझ आया होगा मुझे उम्मीद है। तो पहले अपने डाटा को लिख लेते हैं हम। उसने मुझे सिर्फ एक चीज़ दी हुई है कि अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास, जितने भी होते हैं शुरू में उसका 8वां हिस्सा बाकी है। क्लियर, अब नंबर ऑफ एटम्स क्या है, उसका 8वां हिस्सा बाकी है। एक और चीज़ है जो आपको खुद लिखनी है, उसने बताई नहीं हुई लेकिन आपको लिखनी है। हालांकि तीसरे न्यूमेरिकल में उसने वो चीज़ भी खुद दी हुई है, इसमें आपको खुद लिखनी पड़ेगी। वो है उसकी हाफ लाइफ कार्बन की। कार्बन की हाफ लाइफ होती है 5730 साल। इतने ईयर्स उसकी हाफ लाइफ है। ये आपको ज़ुबानी वैसे याद भी होनी चाहिए, यहाँ पर भी आप ज़ुबानी लिखोगे। अब मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड करना है कि ये नंबर ऑफ़ एटम जो है, अब मैंने मालूम ये करना है कि ये जो नंबर ऑफ़ एटम्स है, ठीक है, ये कितने हो गए, 8 गुना कम हो गया ना। तो 8 गुना कम होने में टाइम कितना लगा ये मैंने मालूम करना है। तो मैंने मालूम करना है टाइम, टोटल टाइम कितना लगा। अगर ये पता चल गया कि कम होने में कितना टाइम लगा है तो राख भी डेफिनेटली उतनी ही पुरानी होगी। तो टाइम करना फाइंड हमने। तो आपको पता है, आपको पहले भी हमने ये न्यूमेरिकल किया हुआ है। तो टाइम जो होता है टोटल टाइम वो कैसे आता है, जितनी हाफ लाइफें गुजरी हो मल्टीप्लाई जितना एक हाफ लाइफ का टाइम हो। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये टाइम आता है। तो मुझे तो ये पता ही नहीं है कि हाफ लाइफें कितनी गुजरी होंगी, तो मैं पहले ये मालूम कर लेता हूँ हाफ लाइफें। उसके लिए मैं यूँ करूँगा कि अपना हाफ लाइफ का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। n इज़ इक्वल टू n नोट डिवाइडेड बाई 2 की पावर t। n उसने दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एटम कितने कम हुए, n नोट ओवर 8। जितने भी स्टार्टिंग थे उसके 8 गुना कम हो गए। ठीक है, 8 में सब बाकी रह गया। तो n की जगह आ गया मेरा n नोट ओवर 8 इज़ इक्वल टू n नोट ओवर 2 की पावर t। यहाँ पर दोनों तरफ n नोट है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे रह गया मेरा 1/8, इधर आ गया 1/2t। बटे चेंज किए, 8 ऊपर आ गया, यहाँ पर 2t ऊपर आ गया। 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 और ये मेरा 2 की पावर t एज इट इज़। अब नीचे वाली बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी। टाइम किसके इक्वल आ गया, 3 के। टाइम नहीं सॉरी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ के, कितनी हाफ लाइफें गुजरी हैं, 3 हाफ लाइफें गुजरी होंगी कार्बन के 8 गुना कम होने में। ठीक है, तो अब मैं अपना वो फॉर्मूला इजीली यूज़ कर सकता हूँ, ये वाला। सारी चीज़ें आ गई। टोटल टाइम बराबर है नंबर ऑफ हाफ लाइफें, 3 हाफ लाइफें गुजरी हैं और एक हाफ लाइफ का टाइम है मेरे पास 5730 साल। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 17190। इतने साल गुजरे हैं लगेंगे उस राख में कार्बन की तादाद को 8वां हिस्सा बाकी बचने में। मतलब कि आप कह लेंगे 1/8 टाइम्स कम होने में इतना टाइम लगेगा। क्लियर है, तो इतना टाइम उस राख में कार्बन एटम कम होने में लगेंगे तो ज़ाहिर है फिर वो राख उतनी ही पुरानी होगी। तो यहाँ तक हमारे सारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, पूरी बुक कवर हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स समझ आए होंगे। आप इनकी प्लेलिस्टें भी हासिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आपने इनको शेयर लाजमी करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।